एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसे तो मैंने इस पार्ट की पार्ट करके मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है, लेकिन आज हम पूरा पार्ट एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, है ना। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है ना। तो सारे जो चैप्टर हैं, आज हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, कितने टाइप की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये सारे पार्ट हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको अगर टुकड़ों में देखना है, पार्ट 1 पार्ट 2 में देखना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पूरे चैप्टर एक ही वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और इनके समीकरण को हम किस प्रकार से लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई दो पदार्थ या जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जब दो पदार्थ मिलकर एक नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो हम इसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जा सकता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादकों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, जो रिएक्टेंट, ये वाली जो चीज होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, उसे हम अभिकारक बोलते हैं। और इनके द्वारा जो पदार्थ का निर्माण किया जाता है, हम उसको उत्पाद बोलते हैं। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, इसको हम अभिकारक बोलेंगे। और उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, हम उन्हें उत्पाद बोलेंगे। तो अभिकारक और उत्पाद में भी अंतर समझ में आ गया। फिर आता है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण को संतुलित करना भी बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम समीकरण को संतुलित नहीं कर सकते, तो वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया गलत मानी जाती है ना। तो संतुलित करना या उनको बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वह रासायनिक समीकरण जिनमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों में समान होती है। मतलब जितनी संख्या अभिकारक की होगी, उतनी ही संख्या हमें प्रोडक्ट में मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो हमारी रासायनिक समीकरण गलत मानी जाएगी। इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 3Fe + 4H2O। तो यहाँ पे अगर 3 Fe के एटम है, तो यहाँ पे भी 3 Fe के एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 4 दूना 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हमारी रासायनिक समीकरण बैलेंस है ना, संतुलित है। फिर आता है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया। इसको संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। दूसरी आती है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, उपचयन और अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत जब उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ में संपन्न होती हैं, तो उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं। वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले आती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, संयोजन शब्द से हमें पता चल रहा है कि संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, यानी दो पदार्थों या दो से अधिक तत्वों को आपस में जोड़ना संयोजन कहलाता है ना। तो इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट
मैं अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलूँगी और उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलूँगी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या बोला जा रहा है ना। मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहा है, ये दोनों अलग अलग उत्पाद है, जबकि निर्माण किसका कर रहे हैं, सिर्फ एकल उत्पाद यानी CO2 गैस का निर्माण कर रहे हैं ना। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके दो अलग अलग अभिकारक मिल रहे हैं और निर्माण सिर्फ H2O का हो रहा है। फिर आता है गंधक का दहन, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन गैस है। ये क्या होता है, ये एक पाउडर होता है ना। इसको हम ठोस भी नहीं बोल सकते और द्रव भी नहीं बोल सकते, गैस एक पाउडर टाइप होता है और ये एक तरह की गैस होती है। O2 तो सबको पता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन। तो ये मिलकर दोनों अभिकारक अलग अलग है, जबकि ये SO2 गैस का निर्माण कर रहे हैं। अब अगली आती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन से हमें पता चल रहा है कि टूट जाना, यह दो या दो से अधिक पदार्थों का टूट कर नए पदार्थ का निर्माण करना वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत माना जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया 2FeSO4 मिलकर क्या बनाएगा, Fe2O3 प्लस SO3 और SO2, है ना। फिर आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन करना और ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण करना, है ना। तो क्षेपी का मतलब हो गया उत्सर्जन करना और शोषी का मतलब हो गया अवशोषण करना। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, ये अपनी मीथेन हो गई, CH4 मीथेन, जिसे हम गोबर गैस भी बोलते हैं। इसे गोबर के द्वारा बनाया जाता है। इसके बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े टंकियाँ बनी होती है जिसमें गोबर को डाला जाता है और मशीनों के द्वारा गोबर गैस का निर्माण किया जाता है, ठीक है। फिर ये हमारी O2 मिलके क्या बने, CO2 और H2 प्लस ऊर्जा का निर्माण करेगी, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित करेगी। तो ये किस तरह की अभिक्रियाएं हो रही है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हो रही हैं। इसका एक उदाहरण पढ़ेंगे हम, श्वसन। हमारी ऊष्माक्षेपी, हम किसकी ऊर्जा, जैसे CO2 का निष्कासन करते हैं, तो एक तरह की हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है ना। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जो हमें हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से प्राप्त होती है। ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के दौरान भोजन खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को श्वसन कहा जाता है। C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज होता है, जिसे हम ग्लूकोज बनते हैं। ये O2 की उपस्थिति में टूटकर CO2 के 6 मोल बनाता है और H2O के भी 6 मोल बना के ऊर्जा का निर्माण करता है। इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, इसीलिए ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मानी जाती है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अब आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो, शोषी का मतलब होता है शोषण करना, किसी चीज का शोषण करना। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा, तो 2HI, इसमें ऊर्जा का अवशोषण होकर 2HI के मोल बन रहे हैं। इसमें N2 प्लस O2 2NO। अब आता है विस्थापन अभिक्रिया। इससे भी हमारे नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज को विस्थापित करके उस जगह पर बैठ जाना, है ना। विस्थापन का मतलब होता है किसी चीज को विस्थापित, उस जगह से विस्थापित करके खुद उस जगह पर बैठ जाना।
ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है तो विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह आता है जिंक कॉपर सल्फेट। तो जिंक सल्फेट और कॉपर अपनी जगह, इसके साथ कौन है, अभी कॉपर है, सल्फेट के साथ कॉपर है, लेकिन उत्पाद में क्या बन रहा है, जिंक के साथ ये सल्फेट आ गया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसकी जगह से विस्थापन करना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो एटमों का विस्थापन किया जाता है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिसे Na2SO4 प्लस BaCl2, तो BaSO4 इसके पास चल गया, 2NaCl का निर्माण हो गया जो एक तरह का सोल्ट है। अब उपचयन अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें O2 की वृद्धि हो तथा H2O का त्याग हो। मतलब O2 की तो वृद्धि हो रही है और H2 का लेवल कम हो रहा है, तो उसे हम अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। 2Mg प्लस O2 तो 2MgO और कॉपर 2 कॉपर प्लस O2 तो 2CuO। फिर आता अपचयन अभिक्रियाएं। इस अभिक्रिया में H2 की वृद्धि होती है तथा O2 का त्याग होता है। मतलब उपचयन अभिक्रिया में O2 की वृद्धि हो रही थी और H2O की कमी हो रही थी, जबकि अपचयन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। O2 की तो कमी हो रही है और H2 की वृद्धि हो रही है ना। और जब ये दोनों क्रियाएं साथ साथ में होती हैं तो इन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं, है ना। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं। ओके, ये इसका उदाहरण है। अब दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रभाव है। क्षारण, क्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जब हम लोहे की चीज़ों को बारिश के टाइम पे खुले स्थान में छोड़ देते हैं तो उनमें जंग लग जाता है। तो ये एक तरह की अपचयन और उपचयन अभिक्रिया यानी रेडॉक्स अभिक्रिया है ना, जिसमें O2 की उपस्थिति होती है, जल की उपस्थिति होती है और वायु की उपस्थिति होती है। क्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली